अभिनंदन मास्टर। सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। आज का ध्यान सत्र एक आत्मा की यात्रा। तो उसकी तैयारी करने के लिए हम 3 गहरी लंबी सांस लेंगे अपने आप से मिलने के लिए। तीन गहरी लंबी सांस और सांस को छोड़ देंगे। फिर एक और गहरी लंबी सांस और सांस को छोड़ देंगे। और गहरी लंबी सांस और सांस को छोड़ देंगे। अपनी नॉर्मल सांसों को देखते हुए हम अपने आप से मिलते चले जाएंगे। हमारी प्यारी प्यारी दिव्य दिव्य सांसों के साथ एक होते हुए हम इस यात्रा में और आगे बढ़ते चले जाएंगे मास्टर। बस हमें सांसों को देखना है कहाँ तक वो जा रही हैं और कितना वो आगे जाकर हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर आ रही हैं। अवतार बाबा जी को याद करते हुए उनकी चेतना से जुड़ते हुए प्रोटेक्शन के अंदर हम रहेंगे कि हम गोल्डन पिरामिड में बैठे हुए हैं। और हमारे साथ सभी धर्मों के आध्यात्मिक गुरु हमारे उत्थान के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हुए हैं मास्टर्स। भी अपने विचारों को बाय बाय कहेंगे। जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमें हमसे मिलना है, अंतर्मुखी होना है। बस अपनी सांसों को निहारते जाना है। अपनी दिव्य व्हाइट लाइट के साथ जो हमारे ब्रह्मांड से आ रही है,
और हमारी दिव्यता को बढ़ाती चली जा रही है। और जाते हुए पूरे शरीर में दिव्य वाइब्रेशन के साथ हम पूरी नस नाड़ियों को खुशियाँ देते हुए, सारे ब्लॉकेज हटाते हुए आगे बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं मास्टर्स। बस अपनी सांसों में ध्यान रखते हुए हमको अपनी उन्नति और उन्नति, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसकी ओर बढ़ते चले जाना है। इस आध्यात्मिक यात्रा और भौतिक यात्रा में हमें अपनी मदद स्वयं करनी है। और हमें अपना स्वयं का बेस्ट वर्जन बनना है, ताकि हम अपने जीवन को और उन्नत ले जा पाए और इस जन्म को आखिरी जन्म बना पाए। और हमको इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना है कि दिन प्रतिदिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जा रही है। जीवन का नया नजरिया हमको प्राप्त हो रहा है। और हमारी क्रिएटिविटी
बढ़ती चली जा रही है। जो भी ज्ञान हम पिछले जन्मों से लाए हैं, वो ज्ञान हम बांट कर अपने इस मानव शरीर का निर्माण करने के बाद अपने दिव्य कौशल से उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसके लिए ब्रह्मांड हमारी सहायता कर रहा है। जब एक मानव शरीर नया जन्म लेता है, वह अपने पूरी चरित्र की विशेषताओं के साथ जो उसने पूर्व जन्म में धारण की थी, ज्ञान अर्जन किया था, उसको लेकर आता है। और हर जन्म में अपना चरित्र का विकास करता चला जाता है और उसको सहयोग करते हैं उसके परिवार के जन, का वातावरण जो उसने अपने लिए चुना था। सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। आने वाली सांस और जाने वाली सांस के माध्यम से हम अपने ज्ञान के चक्षुओं को भी खोलते चले जाते हैं। बस एकाग्र होना है। करुणा और प्रेम की सांस अंदर लेनी है और करुणा और प्रेम की सांस बाहर छोड़नी। क्योंकि ये हमारे हीलिंग के मजबूत टूल्स हैं, करुणा और प्रेम। हम इनको अपनाते हैं तो हम स्वयं के साथ
धरती माँ को भी हील करते चले जाते हैं। करुणा और प्रेम की सांस लीजिए और करुणा और प्रेम की सांस छोड़ते चले जाइए मास्टर्स।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए मास्टर। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। ज्ञान का अर्जन करेंगे मास्टर। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपने पैरों को हिलाएंगे।
में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में इसको सुन पाएंगे। थॉट के साथ हम ध्यान करेंगे, अभी हम इसको आराम से सुन पाएंगे। मास्टर्स जो चेतना से बाहर आना चाहते हैं, हाथों को हिलाइए और अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को खोलते हुए, अपने हाथों को देखते हुए इस पल का शुक्रिया अदा कीजिए। और पानी हो सके तो पानी पी लीजिए, क्योंकि ध्यान के बाद और ध्यान से पहले पानी पीना बहुत आवश्यक है। मास्टर्स अब हम अपने ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, दिव्य ज्ञान की ओर। एक आत्मा की यात्रा जो हम सब की यात्रा है, अकेले की नहीं। हम सब लोग मिलकर इस यात्रा को कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन जो हमारी यात्रा चलती रह रही है और जन्म दर जन्म ये यात्रा चल रही है, तो हम सब इसमें एक साथी हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आगे बढ़ते और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन भौतिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आत्मा का, हर अस्तित्व की एक आत्मा होती है। यह नहीं कि हमारी ही आत्मा का विकास होता है, हर अस्तित्व का विकास होता है। हर आत्मा या तो सामूहिक आत्मा का हिस्सा होती है या फिर स्वतंत्र आत्मा का। जंतु साम्राज्य तथा वृक्ष साम्राज्य से आत्मा सामूहिक आत्मा या प्रजाति आत्मा के रूप में इनमें रहती है। जंतु साम्राज्य सब सामूहिक रूप में रहते हैं, और जो वृक्ष भी है वो भी सामूहिक रूप में रहते हैं। मास्टर्स मानव साम्राज्य में स्वतंत्र जो व्यक्तिगत रूप में आत्मा रहती है। जैसे मेरा अपना व्यक्तिगत रूप है, तो मेरी अपनी आत्मा है और मैं अपनी आत्मा के अनुसार अपने कार्यों को करने में मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, फिर से सामूहिक चेतना और दिव्य चेतना के रूप में ऐसे हम लोग रहते हैं और हम सभी इन अवस्थाओं से गुजरते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह सब अद्भुत, अनंत और निरंतर इस यात्रा में हम सब एक साथ रहते हैं। यह अ से क्ष तक अस्तित्व की सभी स्थितियों से गुजरने वाली आत्मा है। आत्मा की जो यात्रा है, पीटर रिशेलू द्वारा रचित आत्मा की यात्रा, यह पुस्तक आप सबको पढ़नी चाहिए और आप सब इसको डेली सुन रहे हैं, तो यह आपकी एक यात्रा के लिए आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। किस तरह हमारी आत्मा यात्रा करती है और किस तरह दिन प्रतिदिन उन्नत होती चली जाती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और जब हम इस शरीर को त्याग करके ऊपर जाते हैं, तो फिर हम नया जन्म लेते हैं और नया जन्म लेते समय हम अपने सभी फ्रेंड्स जो हमारे साथ इस धरा पर आना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारी आत्मा की यात्रा में सहयोग दीजिए। किस घर में हमारा जन्म होगा, यह भी हम चुनते हैं। कौन हमारे माता पिता होंगे, यह भी हम चुनते हैं। और कौन हमारी किस रूप में सहायता करेगा, यह भी हम चुनते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट कराकर एक पूरा ग्रुप लेकर आते हैं। और शायद हम लोग तो कितने सौभाग्यशाली हैं जो पितामह को अपने साथ लाए और हमारी इस यात्रा में उन्होंने हमें सहयोग दिया। और इस जूम की एक जो हमारी दुनिया है, उससे हम इतना ज्ञान अर्जन प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए पितामह को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो किस तरह आत्मा जन्म लेती है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सही मुहूर्त में बच्चे का जन्म होता है।
जैसा कि वो अपने लिए चुनती है। अब आत्मा का काम है अपने जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको पार करना, और जो विषमताएं आ रही हैं उस वातावरण से जूझना। कई बार देशों के नेता गरीब घरों में पैदा होते हैं और घर की समस्याओं से घिरे रहते हैं, और अंत में वो विजय पाकर दुनिया के सामने आते हैं। जो लोग बाधाओं को जीत लेते हैं मास्टर्स, वे बाद में अनुकूल परिस्थितियों और ऊंचे आदर्श वाले परिवार में जन्म पाते हैं। अब उनका जन्म उन्हें अगले जन्म के लिए चुना जाता है। पहले वो कितनी परिस्थितियों से लड़े और उन्होंने अपनी जो सीख लेनी थी वो ले ली। अब यह विषय समाप्त करने से पहले मैं बच्चों के पालन पोषण जैसे महत्व विषय पर बात करूंगा। पीटर रिशेलू जी कहते हैं, जो मैंने अभी बताया उससे तुम यह समझ गए होगे कि किसी भी माता पिता के रवैये का बच्चे को आगे बढ़ाने, नीचे गिराने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कितना योगदान होता है देखिए माता पिता का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, और इसलिए अब ऐसे परिवार ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा है। जो विकसित आत्माएं हो गई हैं, जो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर चुकी हैं, उनको ऐसे परिवार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके माता पिता उनकी आध्यात्मिक उन्नति में उनका साथ देते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकें। ऐसी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने में वो अपने विशिष्ट माता पिताओं को चुनते हैं। बच्चों का सही पालन पोषण करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसे समझाने के लिए मैं मानव विकास के कुछ मुख्य तथ्यों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पीटर शैलू जी कहते हैं, तो वो क्या है? मनुष्य के विकास में 7 वर्षीय कुछ कालखंड आते हैं, जिनमें प्रत्येक में हम नई शक्तियां तथा गुण प्राप्त करते हैं। इन खंडों का सीधा संबंध हमारी वाहिनीहीन ग्रंथियों के विकासात्मक गतिविधियों से होता है, जिसे हम जन्म कहते हैं। वह तो निश्चित रूप से हमारे इस दृश्य भौतिक शरीर का जन्म होता है। जब हमारा जन्म होता है तो भौतिक शरीर का जन्म होता है, जो हमारी अदृश्य कायाओं के कम समय में कर्म करने लगता है। यानी कि हमारी अदृश्य भी कई शक्तियां होती हैं, उससे कम समय में ये कर्म करता है। गर्भावस्था में भौतिक भ्रूण माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथा इसी प्रकार हमारे सूक्ष्म यानी व्यायी तत्व, जो व्यायी तत्व हम मरते समय छोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं, और उसको हमारी हेल्प करने के लिए मास्टर्स साथ आते हैं, अरे छोड़ दो इस व्यायी तत्व को, तभी आप उन्नत लोक में जा पाओगे। तो उस समय हमारे साथ जो व्यायी तत्व आता है, इस प्रकार जो सूक्ष्म यान में व्यायी सूक्ष्म तथा मानसिक शरीर, जिसके बारे में मैं तुम्हें अपनी इन वार्ताओं में थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ। व्यायी तत्व के बारे में पहले बताया था मास्टर्स, आपने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि वो व्यायी तत्व ही हमारे शरीर को हमसे जोड़े रखता है, और एस्ट्रल ही जो हम ट्रेवल करते हैं उसमें भी हमारा साथ देता है। तो उसी व्यायी तत्व की ये बात कर रहे हैं। तो वो व्यायी तत्व हमें बहुत प्रकार से मदद करता है। व्यायी सूक्ष्म तथा मानसिक शरीर, जिसके बारे में पहले बताया है, आकाश भाव तथा विचार के आवरण में बंद होकर प्रकृति माँ के गर्भ में हम पलते रहते हैं, जब तक वे दुनिया के वातावरण को झेलने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर, जो शारीरिक हमारा विकास होता है, उसकी गति को तेज नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अशरीरी कायाओं के विकास को भी तेज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर अपना जो जीवन लेते हैं, और उसमें हम जब प्रकृति के बाहर आने के लिए पूर्ण तरह से सक्षम हो जाते हैं और पूर्ण तरह हमारा विकास हो जाता है,
तो तभी हम अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। उसी प्रकार जो शारीरिक काया है, इनका भी ऐसी विकास होता है, जिसके 7 खंडों के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो भी प्रकृति माँ के गर्भ में सुरक्षित है, इन्हें विकसित होने के लिए उपयुक्त समय देना चाहिए, ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके। इसलिए माता पिता को 21 वर्ष की आयु तक बच्चों के मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र बने रहना चाहिए, ताकि तब तक उसके अदृश्य शरीर का पूरी तरह से विकास हो जाए। 21 वर्ष की आयु तक बच्चे का पूर्ण रूप से जो अदृश्य शरीर है उसका विकास हो जाता है मास्टर। उसके लिए 21 वर्ष लगते हैं। वे तब परामर्श, अब क्या होता है, अभी तक 21 वर्ष तक तो आप उसको परामर्श सब कुछ दे सकते हैं, उसका विकास में सहायता कर सकते हैं। वे परामर्श केवल तब दें, उसके बाद जब ये 21 वर्ष समाप्त हो जाते हैं, माता पिता का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर भी हम बच्चों को नियंत्रित करते रहते हैं। अब वो परामर्श जब देंगे, क्योंकि इस एज के बाद जब वो बच्चे हमसे परामर्श मांगेंगे, नहीं तो हमको नहीं देना है, क्योंकि वे अनुभव से प्राप्त कर चुके हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ उन्हें प्राप्त करने हैं। यदि वयस्क होने पर भी कोई माता पिता स्वार्थ के कारण, हम लोग बहुत स्वार्थी हो जाते हैं ना, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, तो हम बच्चों के अनुभव को बढ़ाने में बाधा डालते हैं, क्योंकि कई अनुभव वो अपने आप से भी सीखती है। तो स्वार्थ के कारण किसी न किसी बहाने बच्चे की उंगली पकड़कर उसको चलाना चाहते हैं, तुम ये मत करो, वो मत करो। पर ये दोनों चीजें उसके लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। जैसे हमारी जो पहले होती है शिशु आत्मा होती है, बाल आत्मा होती है, युवा आत्मा होती है, फिर प्रौढ़ आत्मा होती है ना, फिर वृद्ध आत्मा होती है, फिर मुक्त आत्मा होती है, फिर लास्ट में अनंत आत्मा होती है, जो सहस्त्रार्थ में रहती है। माता पिता को अपना यहाँ पर उन पे अपना जो हक जमाना, अपना उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य के विकास के पहली 3 सप्तवर्षीय कालखंड है। जन्म का समय पहला हो गया, जन्म का समय जो 7 कालखंड बताए गए हैं। जब शरीर के अंगों का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक। फिर बच्चे के दांत आते हैं, ये दूसरा कालखंड है। और 7 से 14 वर्ष तक जब वह तरुण अवस्था में प्रवेश करता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, उस समय माता पिता उसकी सहायता करते हैं, तुम ये पढ़ो, ये करो, ये अपनी हॉबी डेवलप करो, ये चीजें उनको बताते हैं। और जो हॉबी वो पहले से लेकर आते हैं, उसमें उनको कार्य कराने में मदद करते हैं। तो ये होता है। तीसरा है 21 वर्ष अवस्था तक, जिसमें उसका मानस शरीर पूर्ण तरह विकसित होकर कर्म करने लगता है। जब 21 वर्ष की अवस्था उस पर आती है, तो वह स्वयं अपने आप से सोचने, विचारने, समझने सब कुछ लगता है। तो वह उसका तीसरा खंड है। नवजात शिशु में इन सभी शरीरों की केवल नकारात्मक विशेषताएं ही सक्रिय होती हैं। ये बड़ी बात कही है। जब जो शिशु होता है, उसमें सब नकारात्मक विशेषताएं सक्रिय होती हैं। अब कौन सी विशेषताएं उसमें सक्रिय करनी है, यह माता पिता के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो जब तक सकारात्मक विशेषताएं उसके अंदर परिपक्व ना हो जाए, यानी कि सकारात्मकता उसके अंदर जब तक आ ना जाए, व्यक्ति इन विभिन्न यानों का पूरा उपयोग नहीं कर सकता। तो जब परिपक्वता आती है, तभी मनुष्य अपने इन जो विशेषताएं हैं उनका पूरा उपयोग कर पाता है। जीवन के पहले 7 सालों में जब तक आकाश के ध्रुव बिंदु के आसपास केवल नकारात्मक शक्तियां ही बनी रहती हैं, पहले उसके पास पूरी नकारात्मक शक्तियां बनी रहती हैं। देखिए मास्टर जी, हमको पहले तो नहीं पता था ना कि ऐसा भी होता है। बच्चों में एक दिव्य दृष्टि बनी रहती है, पर वह भी नकारात्मक होती है। हम कहते हैं कि हम अपने संग कई चीजें लेकर आते हैं,
लेकिन वो दिव्य दृष्टि होती है वो भी नकारात्मक होती है। ये कितनी बड़ी बात इसमें बताई गई है। वे माध्यम बन जाते हैं, यही कारण है कि छोटे बच्चे अपने उन साथियों के संग खेलते रहते हैं जिन्हें बड़े लोग देख नहीं पाते हैं। यह आम बात है। बाद में उसी तरीकों से वे शक्तियां थोड़ी स्थिर हो जाती हैं, सकारात्मक शक्तियां विकसित हो जाती हैं। हम कहते हैं ना, बच्चा कई बार हंस रहा होता है, कई बार बोल रहा होता है, तो ये क्या कर रहा है, और कई बार हाथ मार रहा होता है, नींद में भी कर रहा होता है, तो वह खेलता है, लेकिन हम बड़े लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो इन सभी इस समय भावनाएं भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शित की जाती हैं, पर उनमें शक्ति नहीं होती है। वे चिरस्थायी नहीं होते हैं। 14 से 21 साल तक की आयु में इच्छाएं बढ़ जाती हैं। माता पिता के लिए इनसे निपटना सबसे कठिन होता है। बच्चे कितना परेशान करते हैं ना। आप सब माएँ हैं, पिताएँ हैं, तो आप इन चीजों को जानते ही होंगे। इनसे निपटना कितना मुश्किल होता है, हमको धैर्य रखना होता है और उनकी बातों को समझना और सीखना पड़ता है। मन के नकारात्मक ध्रुव के चारों ओर सक्रिय रहने वाली शक्तियों के प्रति बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और उनकी नकल करते हैं। यही समय है जब उनसे बहुत शांति और धैर्य के साथ व्यवहार करना पड़ता है, जब तक कि वे उनकी सकारात्मक विशेषताओं में जोर न पकड़ लें, यानी कि सकारात्मकता उनके अंदर आ ना जाए। जैसे ही यह स्थिति आती है, आत्मा अपने बल पर सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे यह करने की अनुमति भी देनी चाहिए। गलतियां उससे भी होंगी, हमने भी की हैं। इस इसी तरीके से हम सब एक दूसरे से सबक सीखते रहते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को खुद ही चुनते हैं, यह बताया गया है। और हाँ, अपने संगी साथी बहन भाइयों सबको लेकर आते हैं अपने साथ, कौन हमारा क्या बनेगा इसके बारे में यह इसमें बताया गया है। और नकारात्मक और सकारात्मकता में भी बताया गया है। धरती पर आने के बाद मनुष्य को अपने कुछ आरंभिक दिनों में माता पिता से बहुत कम सहायता मिलती है, क्योंकि वे स्वयं ही विकसित और विकास मार्ग के अनुभवों से वंचित हैं, तो वे क्या मदद कर सकते हैं। बाद के दिनों में परिस्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि सभी माता पिता को बच्चों के जो पालन पोषण जैसे महत्वपूर्ण विज्ञान का स्वयं अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जब हम फर्स्ट टाइम माता पिता बनते हैं, उस समय हम खुद ही अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें कैसे अपने बच्चों की सहायता करनी है। हमको अड़ोसी पड़ोसी सब लोग समझाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हम अपने बच्चों का पालन पोषण, कैसे उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इस बारे में हम लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह करने लग जाते हैं। इसका अध्ययन हमें अपने आप ही करना होता है, जो कि जरूरी होता है। जो माता पिता अपने परिवार को नियोजित रखते हैं, जिनके केवल 2-3 बच्चे हैं, उनके पास अध्ययन करने का समय और इच्छा होती है कि वे ऐसा ज्ञान पा सकें जिससे वे बच्चों के लिए अच्छे पद पर दर्शक बन सकें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम जो ज्ञान देते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है मास्टर्स। उन्हें यह समझाना चाहिए कि बच्चे कोई खिलौने नहीं है, वे जैसे जिनसे वे चाहे खेलें। वे भी उन्हीं की तरह इंसान है और उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाता है, लेकिन कब तक? सिर्फ 21 वर्ष की आयु तक। मनुष्य को यह सबसे बड़ा काम दिया गया है कि वह बच्चों को आवश्यक और उचित मार्गदर्शन और कर्म सिद्धांत के अनुसार माता पिता को यह काम करना ही है। जो कर्म सिद्धांत हमारा है कि हमको कैसे उनका पालन पोषण करना है, क्या खिलाना है, किस तरह उन्हें निरोगी रखना है और किस तरह अपने प्रकृति माँ से जोड़ना है, किस तरह उन्हें खेलने के लिए भेजना है और किस तरह उनकी सहायता करनी है, इसके बारे में यह मार्गदर्शन माता पिता ही कर सकते हैं। वे इस काम को किस तरह संपादित करते हैं, इस पर उनकी विकास मार्ग की यात्रा की गति तेज या धीमी
गति उसी पर ही निर्भर करती है, बच्चे की तेज जो और धीमी गति होती है उसी पर निर्भर करती है मास्टर्स। तो अपने जब सभी सामान्य लड़कियां चाहती हैं कि उनकी शादी हो, उनका घर हो और उनके बच्चे हों। यह बहुत अच्छी बात है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक छोटा बच्चा घर के ऐसे वातावरण में पले जहां उसे सब चाहें, उसे प्यार करें। कुशल व सफल पत्नी बनने के लिए लड़कियों को चाहिए कि शादी से पहले वह गृह प्रबंधन और घरेलू काम की ओर ध्यान दें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य जो होता है लड़की का, वह गृह प्रबंधन करना होता है। उसको अपने घर का खाना पीना बनाना और घर को मैनेज करना आना चाहिए, और उसमें किस तरह कितनी पौष्टिकता होनी चाहिए इस बारे में भी उसको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में दोनों बच्चों के लिए ये जरूरी है। पहले तो कहते थे कि एक बच्चे के लिए जरूरी है, जो मैं अपने ओर से जोड़ना चाहूंगी कि दोनों बच्चों के लिए जरूरी है। दोनों बच्चों को अपने गृह प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए। धन को किस प्रकार खर्च करना है, जो हमें पैसा मिल रहा है उसका कितना परसेंट हमको खर्च करना है, कितना परसेंट हमको बचाना है, इस बात पर भी उसका बहुत ध्यान होना चाहिए। धन को किस प्रकार खर्च करें ताकि उसका सर्वाधिक मूल्य मिल सके, इससे सीखना है। पौष्टिक खाना पकाना भी उन्हें आता हो, पर्याप्त आराम और नींद का महत्व भी उन्हें पता हो। उन्हें अपने शरीर को भी नींद देनी है और आराम भी देना है ताकि वह सफल बन सके अपनी जिंदगी में। खुली हवा, धूप और मानसिक और शारीरिक श्रम का महत्व भी उनको पता होना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई गई है, क्योंकि एक सफल माँ बनने के लिए उन्हें और भी कई विषयों पर गंभीर अध्ययन करना चाहिए ताकि वे प्रकृति के रहस्यों को समझ सकें। यह अध्ययन अकेले उन्हीं को नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें समझना और समझाना। लेकिन सिर्फ 21 वर्ष की आयु तक बाकी उनकी उंगली को छोड़कर उनको स्वयं आगे बढ़ने के लिए भेज देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की जो अनुभव लेने के लिए आए हैं उसमें अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें। क्योंकि पारिवारिक उत्तरदायित्व पति और पत्नी दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों को ही बच्चों के पालन पोषण में बराबर योगदान देना है। वे ही अच्छे माता पिता बन सकते हैं जिन्होंने मनुष्य के विकास का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो निजी त्याग करने को भी तैयार हों। देखिए माँ कितना निस्त्याग करती है। रात को बच्चे सोए होते हैं और पहले से काफी कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो किस प्रकार वो अपनी नींद को उजाड़ कर अपने बच्चे का ध्यान रखती थी, रात रात भर जाग कर बच्चों का ध्यान रखती थी। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य वह करती थी अपने बच्चों के विकास के लिए। और बच्चे नकल करने में माहिर होते हैं, ये तो सभी को पता है। इसलिए माता पिता को अपने ही उदाहरण से उन्हें बहुत कुछ सिखाने को तैयार होना चाहिए। नकल का विकास का सबसे बड़ा तरीका है, जो नकल है वो विकास का सबसे बड़ा तरीका है। इसलिए माता पिता ऐसा कुछ ना करें जो वे न चाहते हों कि उनका बच्चा नकल करके भविष्य में करे। बच्चे के मानसिक विकास को समयक रूप से प्रगति करने में यह देखना होगा कि बचपन से ही घर में दो विषयों पर खुली चर्चा होनी चाहिए, एक सेक्स, दूसरा धर्म। अपने विद्यार्थी काल में सभी ने शरीर विज्ञान पढ़ा होता है। ये सब यही जानते हैं कि वनस्पति, पशु तथा मानव जगत में प्रजनन कैसे होता है। बच्चे की आयु तथा समझ देखते हुए इस सिद्धांत को उन्हें थोड़ा बहुत समझाते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को परियों और पेड़ पौधों की आकर्षक कहानियां सुनाकर भी यह बातें समझाई जा सकती हैं। फूलों की कहानी सुनाकर भी प्रजनन प्रक्रिया को आसानी से उनके मन में डाला जा सकता है।
तो देखिए मास्टर्स, कितना अच्छा इसमें बताया गया है कि माता पिता का क्या अहम रोल होता है। जो बच्चे उनको चुन कर आते हैं वो इसीलिए चुन के आते हैं ताकि उनकी भविष्य की आध्यात्मिक उन्नति में वो सहायक हो और हर समय उनको परिपूर्ण बनाने में वो सहायक हो। इसलिए आत्माएं तो ऊर्जावान होती ही हैं, तो उनके अस्तित्व आत्माओं चेतना का अस्तित्व आत्माएं होती हैं मास्टर्स। तो जागरूक प्राणी बनना है हमें, साक्षी भाव में रहना है, अनुभवी प्राणी बनना है, क्योंकि आत्माएं तो ज्ञानी होती हैं। तो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय है मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। और जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए हमें बताया गया है मास्टर्स के द्वारा, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम जन्म लेते हैं, अपने सभी लोगों को चुनते हैं और सभी लोगों से कुछ कुछ सीखते हैं। हम पड़ोसियों तक को भी चुन के आते हैं कि कौन सा पड़ोसी हमारे जीवन में कब आएगा और क्या हमारे लिए वो ज्ञान देगा, और हम भी उनको क्या क्या सिखाएंगे। सब के बारे में जो बताया गया है, डॉक्टर ऋषालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी ने जो स्वाध्याय बड़े प्यार से सुना उसका धन्यवाद करते हुए मैं यहीं पर इस बात को समापन करना चाहूंगी। थैंक यू मास्टर्स, डिवाइन ग्रेटिट्यूड आप सभी को। जी रमेश मैम। थैंक यू वेरी मच शबरी जी। आपने तो मेरा नाम शबरी रख दिया, थैंक यू। राम की लता बात। जी बहुत बढ़िया। शबरी जी, बहुत अच्छा नाम रखा है रमेश जी आपने हेमलता जी का। नो, इसकी आवाज इतनी मीठी है ना, हाँ, ऐसा लगती थी मेरे को, शबरी लगती थी। बहुत ही सुंदर। तो शबरी के बेर आप सब खा रहे हैं आज। आज हाँ, खा रहे हैं। हाँ। थैंक यू हेमलता जी, बहुत अच्छा आज का स्वाध्याय था बच्चों के And ऊपर, and बहुत अच्छा। it's very good in time. I यस like यस that यस because sometimes they go over the hours, then it's not interesting. It's we're just sitting there. राइट, So we enjoyed it. So keep doing that now. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। रमेश मैम। Yeah, because जो लंबा हो जाता ना, फिर लेट हो जाते हैं हमारी 10 बज गए रात के। जी हाँ, क्योंकि हर इसमें ये भी बताया गया है हमको अपनी नींद का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जागरूकता के संग आगे बढ़ना है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो आज हाँ। टाइम मैनेजमेंट का ये बढ़िया उदाहरण है। Yes, very good. Keep Thank it. you, Tell Amrita ji. everybody. थैंक यू अम्बी मैम। Thank you. The meditation was awesome. Was deep, really good. Thank you. थैंक यू, बहुत ऊर्जा थी, बहुत एनर्जी थी मैम मेडिटेशन में। आप सबकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। Okay, good night. गुड थैंक नाइट यू। रमेश Good मैम। night. गुड नाइट Good night. मास्टर्स। थैंक यू हेमलता जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। डिवाइन नाइट। Good थैंक यू night. हेमलता जी, बहुत अच्छा Have, सेशन रहा। have a wonderful 4th of July. खास करके जैसे अभी इन्होंने कहा ना रमेश जी ने, कि माता पिता के लिए वास्तव में ये समय समय पर उनको जो समय आता है, हर पड़ाव पर, मैंने इस पर एक कविता भी लिखी है, जीवन के पड़ाव। तो ये हर पड़ाव पर उन लोगों को हर समय जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो वास्तव में माता पिता को देनी चाहिए। बहुत उत्तम, बहुत ही आज के जमाने के लिए तो खास करके बहुत जरूरी है ये देना। और ध्यान तो बहुत अच्छा था। थैंक यू, आप थैंक यू आप सो भी मच। बहुत अच्छा कराती हैं वंदना जी, आप भी बहुत अच्छा कराती थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। हैं। आप दोनों में, मधु जी के भी, ऋतु जी के भी। थैंक यू। थैंक यू, आप लोग बहुत डिवाइन है मास्टर्स, इसीलिए सब कुछ आसानी से हो जाता है। थैंक यू बस बस, ग्रुप Thank की you. ऊर्जा बहुत जरूरी होती है, सही बात है। हाँ, थैंक यू। right.